एक बार आज फिर हम आपके सामने आए हैं और आज अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली। पहले बताओ कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास का कोई डाउट वगैरह रहा हो तो मुझे बताइए। अभी सब बच्चे एक बार लाइव आ जाएं, एक बार सब, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास आज की। कोई अगर ऐसा बच्चा हो जो लास्ट क्लास में नहीं आया तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी अगर आज फर्स्ट क्लास है तो हमें पहले एक बार लास्ट क्लास वाली रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद अपनी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार सब जल्दी से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पायल गुड मॉर्निंग, उदित गुड मॉर्निंग। एक बार प्लीज मुझे वॉल्यूम का साउंड का कंफर्म करो, वीडियो साउंड वगैरह ठीक तरह से आ रहा है तो कंफर्म कर दीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग आर्यन, गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग उज्जवल। चलो, सबको आवाज़ वगैरह सब सही तरह से आ रही है। गुड मॉर्निंग अभय, गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट क्लास का कोई डाउट है किसी को तो बताओ मुझे। कोई लास्ट क्लास में कोई दिक्कत परेशानी आई हो आपको, एक बार ऑल्दो मैं अब रिवाइज कराऊंगा आज। वो भी देंगे आर्यन बेटा, वो भी देंगे। टाइम के अकॉर्डिंग देंगे सब चीज़ें। अभी जिस चीज़ का टाइम पहले है उसको ज़्यादा ध्यान दे। गुड मॉर्निंग रितेश। लगा दो भैया, स्क्रीन पे लगा दो एक बारी। स्क्रीन पे ले आइए साथ में, ताकि मैं एक बार बच्चों से बात कर लूँ जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, एक बार उसको रिवाइज कर लें। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे पहले जो स्टार्ट कराया था वो अपना इंट्रोडक्शन दिया था किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि सीए फाउंडेशन वगैरह, सीए इंटरमीडिएट, फिर ट्रेनिंग, फिर सीए फाइनल, आपके एग्ज़ाम वगैरह, पेपर्स वगैरह, कैंपस प्लेसमेंट, इन सब के बारे में बताया था। और सीए बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, जॉब कैसे मिलेगी, प्रैक्टिस करेंगे या टीचिंग करेंगे, वो आपकी चॉइस होगी, आपका तरीका होगा करने का। उसके अलावा फिर हमने बात की थी सीए फाउंडेशन के बारे में। सीए फाउंडेशन के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स थे, और जिसमें अकाउंट्स है, लॉ है, मैथ्स है, इको है, और लॉ के साथ इंग्लिश भी है थोड़ी सी। और जो 2 पेपर्स हैं वो अकाउंट्स के और लॉ के सब्जेक्टिव होंगे, बाकी मैथ्स और इकोनॉमिक्स आपकी ऑब्जेक्टिव में होगी। आई होप आप सबने कल मैथ्स और इकोनॉमिक्स की क्लास भी अटेंड की है, आपको अच्छी लगी होंगी। और आज हम अपने पास फिर अपना जो चैप्टर बेसिकली स्टार्ट करेंगे। इवन मैंने आपको दिखाया था पैटर्न जो है हमारे पास रहेगा कि हम पहले अपने पास बेसिक्स पे काम करेंगे। आई होप आपने मेरी 2 पहले वाली वीडियोस भी देख ली होंगी अब तक। उनके रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे आज पूछ सकते हो, क्योंकि आज हमारी जो बेसिक क्लास है वो इसी चीज़ के रिगार्डिंग है कि हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। आज वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। सो आप सबके सामने देख रहे हो आप, मैंने जो चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। और मैंने क्या बताया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है, करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स यानी कि हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। अच्छा, इसके लिए पहले हमने देखा था कि हमारी गलतियां होती कौन कौन सी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स किया था, जिसके अंदर हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट क्या था आपका, एरर ऑफ बेसिकली क्लेरिकल एरर्स, और दूसरा क्या था, एरर ऑफ प्रिंसिपल।
क्लेरिकल एरर्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट का मतलब पहला पार्ट आपका हो सकता है एरर ऑफ ओमिशन, उसके बाद आपका हो सकता है एरर ऑफ कमीशन, और फिर आपके पास है कॉम्पनसेटिंग एरर्स, और एरर ऑफ प्रिंसिपल अलग से पूरा का पूरा एक हेड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके सामने नंबरिंग भी लिखी थी। सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको एरर ऑफ ओमिशन, फिर मैं आपको कराऊंगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर मैं आपको कराऊंगा एरर ऑफ कमीशन, एंड देन लास्ट में हम करेंगे क्या, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इस बीच में सस्पेंस अकाउंट कब आएगा, कैसे आएगा, सब मैं बताऊंगा। आपको सिर्फ समझना और नोट करने पे ध्यान देना है। आप नोट करना जरूरी ध्यान रखेंगे। अगर किसी का छूट जाता है तो मुझे बता देना कि सर रह गया है, प्लीज थोड़ा टाइम दो, मैं नोट करने का टाइम भी दूंगा। ऑल्दो मैं अपनी तरफ से पूरा टाइम देके चलता हूं ताकि बच्चा नोट कर सके आसानी से, ठीक है। जब मैं आपको बोलूं कि हाँ जी अभी आपको नोट नहीं करना है तो आप नोट नहीं करेंगे, सिर्फ सुनने समझने पे ध्यान देंगे, ठीक है। सो ये 4 तरह की चीजें हमारे पास थी, लेकिन इसके अलावा जो हमने मेन चीज सीखी थी वो क्या सीखी थी, स्टेजेस। 3 स्टेजेस थी हमारे पास। 3 स्टेज में पहली स्टेज कौन सी थी, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले का वक्त। और उसके अंदर 2 चीजें बनती हैं, एक बनता है जर्नल, फिर बनते हैं लेजर। तो जर्नल लेजर, अगर कोई गलती आप जर्नल लेजर बनाते वक्त ही पकड़ लो तो इसका मतलब आपने उसे फर्स्ट स्टेज में ठीक कर दिया। लेकिन अगर जर्नल लेजर बन चुके हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बन गया है लेकिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बने हैं, फाइनलाइज नहीं हुए हैं या बन रहे हैं, तो वो स्टेज होती है सेकंड। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। पहली स्टेज कौन सी, जर्नल लेजर वाले की, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले की स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, फाइनल अकाउंट बन रहे हैं या बनने वाले हैं या अभी बने नहीं हैं, तो वो सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज क्या थी, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं आफ्टर फाइनल अकाउंट्स बट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जा चुके हो तो वो थर्ड स्टेज बोली जाएगी। अब एरर हर अलग जगह पर अलग अलग तरीके से सॉल्व होगी, बट मैंने आपको सिर्फ अभी तक ये बताया था कि स्टेजेस कौन कौन सी हैं, उसके रिगार्डिंग हम किस किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था। एग्जाम्पल क्या था आपके पास, एग्जाम्पल था कि आपकी कोई ट्रांजैक्शन है जो कि आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स परचेज कितने के किए, फॉर एग्जांपल 10,000 की ट्रांजैक्शन थी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, उसकी एंट्री आपने की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब जब आप परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कर रहे हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अगर मान लीजिए आप इसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, यही तो है एरर ऑफ ओमिशन, तो इसको आप अभी ठीक कर दोगे तो सिर्फ एक जर्नल एंट्री तो करनी है, तो यहां पे एक एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन अब इससे आगे क्या क्या हो सकता है, इसके बाद आपको बनाने होते हैं उनके लेजर। तो आपने परचेज अकाउंट बनाया और राम का बनाया, इन दोनों में लेजर पोस्टिंग कर ली। यानी कि अगर यहां तक कोई गलती हुई है और तो आप उसको इसी पीरियड में ठीक कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ठीक कर लिया। और अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ठीक कर लिया तो इसका मतलब तो सिंपल सा है, फिर तो एक नॉर्मल जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेना। लेकिन जब हम सेकंड स्टेज में जाते हैं, सेकंड स्टेज कौन सी होती है, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आती है। और इस स्टेज में अगर आप गलती को ठीक करते हो तो गलती को ठीक करने के लिए आपको करनी पड़ती है, याद है क्या करनी पड़ती है, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उस ट्रांजैक्शन की, उस एंट्री की, कहां पर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। मैंने कुछ एग्जाम्पल देके भी बताए थे, मैं आज वो एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट भी करूंगा। उसके अलावा फिर हमने अपने पास देखा था थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी थी बेटा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ लास्ट ईयर। जब हमारे अकाउंट्स बन चुके होते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच जाते हैं, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर अगर आप गलती को ढूंढते हो तो हम उसकी बात भी करेंगे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैसे बात की जाएगी। और जब हमने ये किया तो उसके बाद मैंने आपको कुछ एरर ऑफ ओमिशन के बारे में लिखवाया। एरर ऑफ ओमिशन क्या था, एरर ऑफ ओमिशन के अंदर बेसिकली देखो, ओमिशन वर्ड का मतलब क्या था, ओमिशन वर्ड का मतलब था कि कुछ भूल जाना। गजनी देखी है ना आप लोगों ने, वो भूल जाता है, इसी तरह से यहां पर भी है, वो एरर ऑफ ओमिशन के बारे में ही बता रहे थे। यहां पर भी हमारे से एरर ऑफ ओमिशन के बारे में ही डिस्कशन होना है। और 2 तरह के एरर है। पहला एरर कंप्लीट ओमिशन, वो बिल्कुल भूल गया, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की। पार्शियल ओमिशन, कुछ भूला कुछ कंप्लीट किया। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या था कि आपने ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया, दैट इज सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इनमें आपने उसे रिकॉर्ड किया। अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप रिकॉर्ड कर उसको लेजर में पोस्ट करना भूल गए तो ये पार्शियल ओमिशन बन जाएगा। अगर आप रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं
तो कंप्लीट ओमिशन है, और अगर आप रिकॉर्ड करने के बाद उसे लेजर में पोस्ट करना भूल गए तो वो पार्शियल ओमिशन है। मैंने लास्ट क्लास तक पार्शियल ओमिशन के बारे में वैसे भी कुछ नहीं बताया था, आज हम थोड़ी बहुत बात करेंगे उसके बारे में अगर हम वहां तक पहुंच पाए, लेकिन पहले हमारा मेन फोकस इसी चीज पे रहेगा कि हम अपनी कंप्लीट ओमिशन को बिल्कुल अच्छे तरह से समझ लें। जितना आप कंप्लीट ओमिशन को समझते जाएंगे उतना अच्छा बेस बनता जाएगा। ध्यान रखिएगा, भागने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा बेस बनना चाहिए। एक स्टेप हम रखेंगे, उसके बाद अगला स्टेप रखेंगे, फिर अगला स्टेप रखेंगे, फिर अगला स्टेप रखेंगे, तो ऊपर बढ़ना है, आगे जाना है, ऊपर बढ़ना है, और उसके लिए सिर्फ ये करना है कि आप 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप मेरे अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। आप जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत आएगी, आपकी हर एक बात, हर एक ट्रांजैक्शन हमारे साथ कवर होगी, लेकिन भागना नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको पूछना है, पूछकर उसको खत्म करना है, लेकिन अगर आपने पेंडिंग छोड़ा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा एक बार पढ़ लेते हैं हमने क्या लिखा था इसके बारे में। इन दिस टाइप ऑफ एरर, कंप्लीट ओमिशन के बारे में पढ़ रहा हूं बेटा। इन दिस टाइप ऑफ एरर ट्रांजैक्शंस आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ही नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वो कंप्लीट ओमिशन बोला जाएगा। दैट इज सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। और भी 2-3 तरह की बुक्स होती हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसके अलावा बीआर बुक, बीपी बुक। तो अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन वहां रिकॉर्ड ही नहीं करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने कंप्लीट ओमिशन कर दी है। लेकिन अगर मैंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, रीड करेंगे बेटा, इन दिस टाइप ऑफ एरर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड इनटू द लेजर। आपने लेजर में पोस्ट नहीं किया तो ये आपका पार्शियल ओमिशन बन गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका रेक्टिफिकेशन। इसका रेक्टिफिकेशन मैंने आपको कैसे बताया था, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज में हो, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हो, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हो, तो आपने क्या कर रखा होगा, जर्नल और लेजर अगर अभी ठीक कर लेते हो तो ट्रांजैक्शन नॉर्मली रिकॉर्ड करो और उसकी पोस्टिंग कर दो। बट मैं बात ध्यान रखना, मैं कंप्लीट ओमिशन की बात बोल रहा हूं, मैं पार्शियल ओमिशन की बात नहीं बोल रहा अभी। और कंप्लीट ओमिशन के अंदर आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी फर्स्ट स्टेज के अंदर, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई नहीं थी। और अगर आप सेकंड स्टेज में आ चुके हो, यानी कि आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो और उसके बाद फाइनल अकाउंट बन रहे हैं, तब गलती मिली है, तो इन दैट केस आपको उसे एडजस्ट करना होगा थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री। और वो एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी किस तरह से, कहीं पे प्लस होगा, कहीं पे माइनस होगा, इस तरह से। और मैंने आपको इसको लेकर एक एग्जाम्पल भी दिए थे, ध्यान से देखना। मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिए थे, एग्जाम्पल था डेप्रिसिएशन और मशीनरी। डेप्रिसिएशन और मशीनरी लगाना भूल गया, तो अगर मैं स्टेज 1 में हूं तो एंट्री करूंगा नॉर्मल। क्या एंट्री करूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और अगर मैं सेकंड स्टेज में हूं और डेप्रिसिएशन लगाना भूल गया था तो मुझे फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन कहां दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस। इसी तरह से अगर मैं नीचे आ जाऊं, यहां पर है एग्जांपल्स में, गुड्स सोल्ड टू सोहन ऑन क्रेडिट ₹10,000। अगर मैंने गुड्स बेचे सोहन को और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया तो मुझे रिकॉर्ड करने की नॉर्मल एंट्री क्या करनी होगी, सोहन डेबिट टू सेल्स, ये स्टेज 1 में होगा। और अगर मैं स्टेज 2 में हूं तो स्टेज 2 में क्या करेंगे बेटा, आपके क्रेडिट सेल्स थी जो रिकॉर्ड नहीं हुई तो सेल्स में प्लस कर दो और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में जाकर डेटर्स में प्लस कर दो। ठीक है, यहां तक की बात मैंने आपके साथ लास्ट क्लास तक इतना डिस्कस किया था, बाकी शेड्यूल आपको बताया था। आज हम एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए। मैं आपको कुछ बुक से भी कराऊंगा आज ताकि आपको और बेटर समझ में आए, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल एक बार आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, लास्ट क्लास का जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है बेटा, उनके लिए अब शुरू होगा, जो पहले से अटेंड करके बैठे हैं पहली क्लास को, आप मुझे बताइए आपको यहां तक कोई डाउट है तो मैं उसको डिस्कस कर लूं। एक बार चेक कर लेते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, कोई डाउट है आप सबको? एक बार फुल स्क्रीन कर दो, मुझे वापस ले आओ पूरा। मुझे लाना है। आर्यन बेटा, आपको बुक्स अभी जो यहां पर होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, और हम एक ग्रुप बनाएंगे इस चीज के रिगार्डिंग। मैं आपको ग्रुप बनाकर दूंगा एक व्हाट्सएप का, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा जो आपको देखकर आपको होमवर्क करने में आसानी होगी, क्वेश्चन करने में आसानी होगी।
इनिशियली हम ऐसे ही करेंगे, जैसे जैसे आपका फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होता जाएगा फिर आप सबको बुक्स डिलीवर होनी शुरू हो जाएंगी और फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे आगे। सेकंड स्टेज बेटा मैं फिर से बताता हूं, सेकंड स्टेज को ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो आपने रिकॉर्ड नहीं की है और आप सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं तो प्लीज ध्यान से सुनना। सेकंड स्टेज का मतलब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं। तो अब जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो अब आप दोबारा जर्नल एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि वो हो चुकी होगी, वो कंप्लीट हो गई होगी, उसके बाद लेजर भी बन गया होगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी बन गया है। और जब ट्रायल बैलेंस भी बन गया है तो अब आप जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, अब आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। और एडजस्टमेंट करने का मतलब है किसी दो अकाउंट में जाकर प्लस माइनस करना। तो जहां की वो ट्रांजैक्शन होगी मैं जाकर उसे वहां प्लस या माइनस करके एडजस्ट कर दूंगा ताकि आपके फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त वो चीज अपने आप ही कंप्लीट हो जाए, वो अपने आप ही क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो सेकंड स्टेज आपको सिखाती है कि आपको फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी है, जो कभी आपने कभी 11th क्लास में सीखी थी वो बिल्कुल उसी बेसिस पर चलेगी। सर सेकंड स्टेज में अगर ट्रायल बैलेंस बन गया और फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया तो वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगा? बेटा एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब मैंने अभी बताया कि आपको दो अकाउंट्स के अंदर प्लस माइनस करना होगा। आप नोट्स टू अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री लिखकर एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर नॉर्मल जर्नल एंट्री नहीं है, वो एडजस्टमेंट एंट्री बोली जाती है। सेकेंड स्टेज में अगर हमें फर्स्ट स्टेज में रेक्टिफाई नहीं किया मींस जर्नल में, और अगर रेक्टिफाई नहीं किया है तो सेकंड स्टेज में ना करके फाइनल अकाउंट्स में करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ये इस प्रगति बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, ये सही बात करनी है हमें, बिल्कुल ये चीज़ है। सर मेरी पहली क्लास है, लास्ट वीडियो कैसे मिलेंगी? बेटा हमारी ऐप के ऊपर रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। मेरी 2 क्लासेस जो हमने पहले डेमो वीडियोज़ दिए थे और जो एक कल हमने किया है वो भी आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी ऐप के ऊपर। सर इन एनी केस किसी प्रॉब्लम की वजह से हम किसी को वीडियो मिस कर देते हैं ऑनलाइन तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव? यस बेटा उसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है आपके पास, आपको उस वीडियो का बैकअप मिल जाएगा, आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा। यस प्रगति उसको फाइनल अकाउंट्स बना के एडजस्ट करेंगे। जैसे अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आपके पास मौका है फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त उसको एडजस्ट करने का। मैं आपको याद दिलाता हूं आपने कहां पढ़ा है ऐसा। आप जब 11th क्लास में थे तो आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे, फाइनल अकाउंट्स में आप क्या बनाया करते थे, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के नीचे बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती थी। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन और कुछ क्या, यही तो थी एडजस्टमेंट, कि भाई जो चीजें हम भूल गए हैं, जो हमने नहीं किया है उसको अब करो। तो 10-11 एडजस्टमेंट जो आप कभी 11th क्लास में पढ़ते आए थे वो वही वाली हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो आपने अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर लेकर आनी है। क्यों? क्योंकि आपने पहले नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है? या तो आप भूल गए या आपसे गलती हो गई, कुछ इस तरह की चीजें। ये हिमांशु वर्मा बेटा बैकअप वीडियो आप अपने ऐप के ऊपर ही देख सकते हैं। हमारा ऐप, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा रवि भैया, अपडेट होगा मैं बोल दूं बच्चों को। आज ध्यान रखना, आज क्लास के बाद आप अपनी ऐप को अपडेट करेंगे। एक अपडेशन हमने यहां से दिया है क्लासेस को बेटर बनाने के लिए। ये किसी भी तरह की जो बफरिंग होती है ये सब तो ये रुक जाएगी, और बहुत ही इजी वे में आपकी क्लासेस को ओपन करने का, जब आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमने एक अपडेशन लेकर आए हैं। लेकिन अभी नहीं करना है, क्लास के चलते वक्त नहीं करना है, आज शाम को अपने पास करना, जिसकी वजह से आपकी ऐप अपडेट हो जाएगी। अगर किसी वजह से अपडेशन नहीं आता है तो पहली वाली को डिलीट कर फिर नई वाली दोबारा डाउनलोड कर लेना, ताकि आपके पास अपडेशन प्रॉपर तरीके से पहुंच जाए। लेकिन ये आज शाम को करना है, अभी नहीं करना है। कहीं अभी करने बैठ जाओ, पता चले क्लास खराब हो जाए। तो बेटा फिर शुरू करें आज की अपनी क्लास। सेकंड क्लास हमने बात जो हमें शुरू करनी है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, कुछ पॉइंट्स कराऊंगा, जिसके थ्रू हम अपने पास डिस्कस करेंगे। आप अपने पास हेडिंग डाल रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। और मैं एक एक करके पॉइंट्स लेता हुआ चलूंगा आपके साथ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए।
और पता है आपको मुझे ना बेसिकली करना क्या है, मुझे आपको चैप्टर सिखाना है। किस चीज का चैप्टर? जर्नल सिखानी है। जर्नल आ गया, इसका मतलब एंट्री करनी आ गई, इसका मतलब कंप्लीट ओमिशन ठीक करना आ गया। कंप्लीट ओमिशन है क्या? कि एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं आपको जर्नल सिखा दूं तो इसका मतलब कंप्लीट ओमिशन सिखा दूं। तो आपको बहुत सारे पॉइंट सिखाऊंगा जहां पर आपके जर्नल एंट्रीज को आपने रिकॉर्ड करना होगा। बेटा फर्स्ट पॉइंट, अब देखो ध्यान से सुनना पॉइंट को। आप कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से, तो आपको सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। जैसे कि आपको सिखाया गया है शुरू से, हर एक ट्रांजैक्शन में डुअल एस्पेक्ट होता है, तो डुअल एस्पेक्ट ढूंढना होगा। अच्छा, डुअल एस्पेक्ट ढूंढने से पहले एक और चीज भी है। क्या अगर आप सबने मेरी वीडियोस देख ली हैं, स्टार्टिंग की 2 वीडियोस जो मेरे YouTube चैनल के ऊपर भी हैं और हमारी ऐप के ऊपर भी हैं, अगर वो आपने देख ली हैं तो इसका मतलब आपका और मेरा बेसिक मैच कर चुका है। लेकिन अगर इन केस किसी ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं दोबारा से एक बार बेसिक यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपका पूरा का पूरा बेसिक मेरे जैसा हो जाए। देखो मेरी 2 इंट्रोडक्शन वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका बेसिक इतना अच्छा कर देंगे कि आपको कोई टेंशन होगी ही नहीं। और वो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी यहां पे भी नहीं देखी है तो मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो, जो कि CA फाउंडेशन का लेक्चर 1, लेक्चर 2 जो हमने डेमोस की पॉइंट ऑफ व्यू डाला था, उसके अंदर हमने बहुत बेसिक में डिटेल में समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो आप वो जरूर देखेंगे। और यहां पर मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि अब आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाए। बेटा उस चीज के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था, हमारे पास बैलेंसेस हैं, एसेट्स हैं, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है और कैपिटल है। ठीक है बेटा, अब ये 5 चीजें ही होती हैं। क्यों 5 ही क्यों होती हैं? इसका भी रीजन है। हमारे जो अल्टीमेट आउटकम ऑफ अकाउंटिंग है इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो है फाइनल अकाउंट्स। और जब फाइनल अकाउंट्स की बात करूंगा तो 3 चीजें निकल के आएंगी, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। ये कहां शो होगा? ये होगा बैलेंस शीट में शो। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल बैलेंस शीट में शो होता है। और उसके अलावा एक्सपेंस और इनकम कहां शो होती हैं? आपकी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये बैलेंस शीट में शो होता है। और इनकम एक्सपेंस कहां शो होते हैं? आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसका मतलब अल्टीमेटली 5 चीजें ही हैं जो आपके अकाउंट्स को पूरा मेंटेन करते हैं। और आपके अकाउंट्स को पूरा मेंटेन करते हैं तो इसके लिए आपको इन्हीं के बेसिक को समझना होगा। और बेसिक बहुत ही सिंपल है बेटा। इनके जो ओरिजिनल बैलेंस होते हैं, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटी का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट। अगर आप किसी भी तरह का इंक्रीज लेकर आ रहे हो तो डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट। मुझे बेटा जर्नल एंट्री नहीं चाहिए। आर्यन, वंशिका आपने एंट्री कर दी, अच्छी बात है, और रितेश ने भी एंट्री कर दी है, प्रगति ने भी एंट्री कर दी है। लेकिन बेटा मुझे सिर्फ एंट्री नहीं सिखानी, मुझे आपको उसका बेसिक सिखाना है। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो आपने बहुत बार पढ़ी हैं, आपको याद होती हैं, आप फटाफट उसका आंसर दे देते हो। लेकिन पॉइंट ये होता है कि क्या आप ऐसी सारी एंट्री का आंसर दे सकते हो जिन्होंने आपने कभी पढ़ा भी नहीं? और उन एंट्रीज को समझने के लिए आपको पहले ट्रांजैक्शन को डुअल एस्पेक्ट में डालना आना चाहिए। आप सीए करने का सीए कोर्स करने आए हो बेटा, सीए कोर्स करने के लिए आपको जरूरी है कि आपके फंडामेंटल्स बेसिक क्लियर हो। और अगर फंडामेंटल्स और बेसिक क्लियर नहीं है तो ये लास्ट मौका है, सीए फाउंडेशन वो लास्ट मौका है जहां आपने बेसिक क्लियर कर सकते हो। क्योंकि इसके बाद आपको कोई एक चीज नहीं सिखाने वाला कि भाई फाउंडेशन में आप सीख कर आए हो, ये मानते हैं हर कोई कि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। लेकिन मैं आप चाहता हूं कि आपका बेसिक इतना स्ट्रांग बना दूं कि जब आप लोग मेरे से सीए इंटर में पढ़ो तो आपको ये चीज पहले से पता हो कि जी ये चीज कैसे कैसे हो रही है। तो इतना बेसिक स्ट्रांग होने वाला है आपका, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर बेटा डिक्रीज होगा तो
तो रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे, सब चीजें रिवर्स में चली जाएंगी। तो ओरिजिनल बैलेंस सेम रहता है, इंक्रीज पे बिल्कुल सेम रहता है, डिक्रीज पे आकर हम उसको रिवर्स कर देते हैं। अब ये 15 बैलेंसेस कह लीजिए जितिन त्यागी के गुरु मंत्र हैं जो आपने यूज करने हैं, और ये गुरु मंत्र आप जहां जहां लगाएंगे आप हमेशा अपने आप को ना ऐसी पोजीशन में पाएंगे कि आप सबसे सुपीरियर हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अकाउंटिंग इतनी बेस्ट हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो जरूरी है कि इन चीजों को ध्यान से करें, ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, मेरा तरीका अपनाना शुरू करें, वरना आपके माइंड में देखो एक चीज रहेगी हमेशा, अकाउंट्स इक्वल्स टू ये गुरु मंत्र। अगर ये गुरु मंत्र आ गए ना तो मेरा नाम आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि जतिन सर ने एक ऐसी चीज सिखा दी थी जिसके बाद हमारी अकाउंटिंग इतनी स्ट्रांग हो गई ना आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि ये 5 बैलेंसेस हमें कैसे हेल्प करने वाले हैं। अब मैं उस एंट्री को आपके सामने लेके आ रहा हूं जो एंट्री हमने लिखी थी। हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा था बेटा? ट्रांजैक्शन क्या लिखी थी? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10,000। इसमें डुअल एस्पेक्ट ढूंढना है। इसमें क्या ढूंढना है बेटा? हमें डुअल एस्पेक्ट। तो मैं एक बार दोबारा से आपके सामने लिख रहा हूं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अच्छा एक चीज और बता दूं, हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। किसी भी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं होती है। हमेशा आप सब ने एक कॉन्सेप्ट का नाम सुना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि आपका और आपका बिजनेस, आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, और जो भी बातें होती हैं बिजनेस में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ₹10,000। अब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ डुअल एस्पेक्ट क्या क्या होगा। बिजनेस में एक तरफ तो कैश इंक्रीज होगा और दूसरी तरफ ऑनर का लगाया हुआ पैसा, कैपिटल इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज का मतलब हमारे पास एसेट इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज का मतलब तो है ही कैपिटल इंक्रीज। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो एक बात बताओ, एसेट का बैलेंस क्या होता है? एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज करोगे तो उसे डेबिट करोगे। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज करोगे तो और क्रेडिट करोगे। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से? 10,000 से, टू कैपिटल अकाउंट 10,000 से। तो हर चीज में क्या डालना है बेटा? डुअल एस्पेक्ट डालना है। डुअल एस्पेक्ट डाल दिया तो हर एंट्री आसान, डुअल एस्पेक्ट नहीं डाला तो हर एंट्री मुश्किल। फिर सिर्फ रट्टा बचेगा, और रट्टा मुझे आपको नहीं करवाना है। मुझे आपको परफेक्ट बनाना है। किसके रिगार्डिंग? कि आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रांग हो। तो मुझे बताइए इस एंट्री से डुअल एस्पेक्ट के बेसिस पे कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट है मुझे बताइए। यस सिमरन बेटा, ये मॉडर्न अप्रोच है। रितेश मॉडर्न अप्रोच है बेटा। यस वेरी गुड सिमरन, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऐसी ही मुझे चाहिए कि आप सब हमेशा एक्सप्लेनेशन दें और इन चीजों को समझें। आर्यन बेटा, मैं प्रॉपर लायबिलिटी इंक्रीज नहीं बोलूंगा। कैपिटल ऑल दो होता है लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन आप कैपिटल को अलग एक हेड दे चुके हैं, तो कैपिटल के नाम से ही उसको डिनोट कीजिए। बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? मैं अपनी सेकेंड एंट्री की तरफ मूव कर रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। सेकेंड एंट्री बेटा हमारे पास आती है किस चीज की? परचेजेस की। परचेजेस ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। दो चीजें परचेज करते हैं हम गुड्स परचेज करते हैं उनको बेचने के लिए, हम एसेट परचेज करते हैं उनको रखने के लिए, उनको यूज करने के लिए। तो मेरे पास परचेजेस को लेकर दो पॉइंट हैं। मैं इवन लिखना चाहूँगा इसको बेटर फॉर्म में
मोड्स, ये गुड्स की परचेज है और ये एसेट की परचेज है। अगर आप गुड्स की परचेज कर रहे हो और मोड्स क्या है बेटा, इन कैश कर रहे हो या ऑन क्रेडिट कर रहे हो। मैं बता रहा हूं आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके हर एक एक बेसिक एंट्री को कवर कर जाएगी बेटा। अब मैं बोलता हूं पहला पॉइंट, गुड्स परचेज इन कैश, डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट क्या होता है, आप बहुत ध्यान से सुनकर जवाब देंगे इस बात का कि गुड्स परचेज इन कैश में डुअल एस्पेक्ट क्या होता है। बेटा गुड्स परचेज करना हमारे लिए एक एक्सपेंस है। गुड्स परचेज करना हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं गुड्स को रखना नहीं चाहता, मैं गुड्स को बेचना चाहता हूं और गुड्स को बेचने से मेरी इनकम होगी, और अगर मेरी इनकम होगी तो इसका मतलब गुड्स को खरीदने से मेरा एक्सपेंस होगा। लेकिन यही अगर मैं एसेट खरीदता हूं तो मैं एसेट को बेचना नहीं चाहता, तो एसेट को खरीदना मेरे लिए एक एसेट इंक्रीज करेगा। हाँ, जो गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड पे, उसको हम स्टॉक बना लेते हैं, उसको हम एसेट बना लेते हैं, क्योंकि वो अब इस साल नहीं, वो अब अगले साल सोल्ड किया जाएगा। तो आपके लिए ध्यान समझ, सबसे मेन जरूरी बात क्या, गुड्स परचेज इन कैश के अंदर गुड्स खरीदना आपके लिए एक्सपेंस है। तो इसमें दो एस्पेक्ट क्या क्या होंगे, इसमें पहला एस्पेक्ट होगा गुड्स परचेज और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, कैश पेड। गुड्स परचेज करना मतलब एक्सपेंस इंक्रीज, कैश पेड मतलब कैश डिक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज और कैश डिक्रीज, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आप करते हैं डेबिट और कैश डिक्रीज होगा तो आप करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगर यही चीज आपने क्रेडिट पे की होती, यही चीज आपने किस पे की होती, क्रेडिट पे की होती, तो इसका मतलब आपका गुड्स तो खरीदा गया होता लेकिन पैसा नहीं गया होता। और बेटा अगर पैसा नहीं गया है तो इसका मतलब क्या चीज बढ़ जाएगी, फिर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब आपको करना होगा क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज पे और क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। समझना क्या है कि आपके लिए क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहा है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ये सारी बातें। बिल्कुल ठीक है वंशिका, वेरी गुड। उदित, उदित मैंने बोला बेटा जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग चलो, बीच में अपना पॉइंट अभी मत डालो क्योंकि वो सारे पॉइंट मैं कवर करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। जो मैं बता रहा हूं उसमें डाउट पूछो मुझसे, बाकी आपके सारे पॉइंट डिस्कशन हो जाएंगे बाद में। बेटा सेम अगले पॉइंट पे चलते हैं, एसेट परचेज इन कैश। जब आप एसेट परचेज करोगे, फॉर एग्जांपल मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, तो वो एसेट आप खरीदते हो बेचने के लिए नहीं, तो उसका मतलब वो प्रॉपर एसेट बनता है यूसेज के लिए। और जब एसेट बढ़ता है तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, इंक्रीज पे क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट। और आपने पैसा दे दिया तो इसका मतलब कैश कम हुआ, और कैश मतलब एसेट कम हुआ, और एसेट कम होने पे क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। आई बात समझ में। और अगर मैं वही एसेट क्रेडिट पे खरीदता हूं तो फिर से एसेट तो इंक्रीज हुआ लेकिन साथ साथ लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, और यहां पर हम लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान से देना, यहां पे क्रेडिटर वर्ड नहीं लिखा जाएगा। क्रेडिटर वर्ड यूज होता है ओनली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए यूज होता है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज होता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू आप यहां पर लिखेंगे वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर, जो आपको गुड्स, जो आपको एसेट बेच रहा था, तो वहां पर उसका वर्ड यूज करते हैं वेंडर। अच्छा नहीं सर हमें तो कुछ और भी यूज करना है, तो बेटा उस पर्सन का नाम लिख लेना, किसने मना किया। लेकिन अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप क्रेडिटर फॉर एसेट वर्ड लिख सकते हैं कि क्रेडिटर तो है लेकिन एसेट का है।
लेकिन क्योंकि अगर आपने सिर्फ क्रेडिटर वर्ड लिखा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज का बोला जाता है, ना कि एसेट्स के रिगार्डिंग। मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट है तो आपको? अब मैं आपको इसके नीचे एक नोट लिखवाना चाहूंगा। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग परचेज, इंस्टॉलेशन एंड कंस्ट्रक्शन will be considered as capital expenditure and it should be added to asset account. It should be added to asset account. मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं। आप एक मशीन खरीद रहे हो, मशीन को लाने के लिए आपने टेम्पो वाले को किराया दिया, मशीन को लाकर इंजीनियर से इंस्टॉल कराया। कोई भी खर्चा जो मशीन के कब खरीदते वक्त, उसके इंस्टॉलेशन के वक्त, या फिर अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन करते वक्त कोई भी खर्चा होगा तो वो सारा खर्चा उसी एसेट अकाउंट में ऐड किया जाएगा, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। देखो एक्सपेंस क्या होता है? अगर मैं जब एक्सपेंस वर्ड बोलता हूं तो मैं बोलता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, और जब मैं एसेट वर्ड बोलता हूं तो एसेट वर्ड किसकी वजह से बना है? वो बना है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि आपका खर्चा जो हो रहा है, कोई भी खर्चा अगर हो रहा है, देखो अगर एसेट हो रहा है तो वो तो है ही है, लेकिन अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो रहा है ना, लेकिन कब? खरीदते वक्त, इंस्टॉल करते वक्त, या फिर कंस्ट्रक्शन करते वक्त, तो वो भी एसेट की ही कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। बताइए कोई इस नोट से आपको डाउट है तो बताइए। वैभव वो वेंडर नहीं है बेटा, वेंडर वर्ड है। सिमरन वेंडर वर्ड को बता रही है, आपने बिल्कुल वो सही ठीक एक्सप्लेन किया है सिमरन, वेरी गुड। आप यहां तक बताइए, इस चीज को लेकर कोई डाउट है आपको तो बताइए बेटा। मनीष बेटा मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं और एग्जाम्पल के साथ रिपीट करता हूं आपके लिए। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी है, मशीन परचेज की है। मशीन परचेज करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन परचेज करना क्या है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इसको आप अपने गोडाउन या फैक्ट्री जाकर लगाओगे तो इस रास्ते में ट्रांजिट कोई भी खर्चा होगा। खर्चा किस चीज का हो सकता है? आपने मशीन को लाने के लिए कैरेज पे किया, आपने मशीन को लाने के लिए इंश्योरेंस पे किया, मशीन को ट्रक में लोड कराने के लिए वेजेस दिए। तो कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो सब जाकर प्लस हो जाएगा मशीनरी की कॉस्ट में। उसके बाद गोडाउन फैक्ट्री में पहुंचे, बेटा मशीन को क्या कराया? इंस्टॉल कराया। जैसे आप कोई नया कंप्यूटर लेते हो तो उसको असेंबल कराना पड़ता है, कई बार कुछ नई चीजें आप उसमें डलवा रहे हो, तो हर कोई खर्चा जो भी होता है वो सारा का सारा मशीन की कॉस्ट में ही ऐड किया जाएगा, जो भी खर्चा होगा। अच्छा ध्यान सुनना, कोई भी नई मशीन लेते हो तो उस पर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं कराते, लेकिन अगर कोई ओल्ड मशीन ले रहे हो तो शायद हो सकता है ओल्ड मशीन को खरीदते वक्त आप रिपेयर मेंटेनेंस कराओ। तो जब ऐसा कोई खर्चा होगा खरीदते वक्त, फिर से ओल्ड भी हो चाहे पुरानी मशीन ही क्यों ना हो, आपको उसे ऐड करना है। खरीदने के बाद का खर्चा ऐड नहीं होता, खरीदते वक्त का खर्चा सारा का सारा ऐड किया जाएगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड किया जाएगा, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, बिल्डिंग वगैरह है, तो इन दैट केस वो खर्चा भी आप बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे।
बेटा वीडियो मेरे पास बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को दोबारा से एक के सामने। मैं दोबारा से बोलता हूं बेटा, मेरे सामने जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिए ध्यान से। अगर आपकी वीडियो पोज हो गई थी तो ध्यान से देखिए एक बारी। आप मशीन परचेज कर रहे हैं, वो एक एसेट है, खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंस। फिर मशीन को रास्ते में ट्रांजिट में लाने में कोई भी खर्चा हुआ, कैरेज हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वेजेस हुआ, कोई भी खर्चा हुआ, वो सारा का सारा मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। और मशीन को गोडाउन या फैक्ट्री ले जाकर आप जब इंस्टॉल करने की बात करोगे तो इंस्टॉलेशन के वक्त होने वाला भी सारा खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। यानी कि मशीन के इंस्टॉलेशन तक, मैं एक और वर्ड बोलता हूं, मशीन के रेडी फॉर यूज, जब वो मैं इसे चला सकता हूं, यूज कर सकता हूं, उस दिन तक जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा मशीन कॉस्ट में ऐड होता है। यस नीरज, बिल्कुल सही बोला आपने। एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो भी खर्चा होगा सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंस होगा। वेरी गुड। तो बेटा ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। मैं थर्ड पॉइंट पे लेकर चल रहा हूं आपको अब। थर्ड पॉइंट है बेटा सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट। सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट। तो बेटा वर्ड लिखेंगे यहां पे सेल्स। बेसिकली बेटा मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जर्नल एंट्री, और अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो इसका मतलब आपको कंप्लीट ओमिशन को रेक्टिफाई करना भी आ गया, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन में करना ही क्या है, जर्नल एंट्री ही तो रिकॉर्ड करनी है। लो बेटा, अब सेल्स फिर से गुड्स का है या फिर एसेट का है, आपके सामने दोबारा से आ गया। सेकंड पॉइंट नोट करना है, मैं नोट करने के लिए आपको सेकंड पॉइंट लगा देता हूं बेटा, एक बार चेक कर लीजिए। मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, एक बार जल्दी से नोट कर लो। बेटा जब तक मैं खुद ना बोलूं कि आपको नोट नहीं करना है तो आप नोट कर लीजिए, करिए, क्योंकि ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों के लिए आपका टाइम ना निकले, वेस्ट ना हो, तो बेटर है कि आप साथ साथ नोट करते रहें। जल्दी से स्पीड से नोट करेंगे बेटा। तब तक किसी का कोई डाउट है मुझसे पूछ सकता है बेटा, मैं फिर स्लाइड चेंज कर दूंगा। आई गेस सफदर आपका हो गया होगा नोट बेटा। अब मैं नीचे कर रहा हूं थोड़ा सा। मनीष कुमार बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे जब हम एरर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अभी सिर्फ ये डिफरेंस है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर वो डिस्कशन आएगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। आपको इतने डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको मजा आ जाएगा सीरियसली। जो खर्चा होता है उधर उसी का नाम लिखते हैं बेटा। मैं ऐसे सिर्फ एक्सपेंस लिखूंगा तो खर्चों को क्लासिफाई कैसे करूंगा? तो जो खर्चा होगा उसका नाम लिखेंगे हमेशा।
हाँ बेटा, आई गेस आप सबने नोट कर लिया, मैं आप स्लाइड चेंज कर रहा हूं और थर्ड पॉइंट पे आ जाइएगा आप सब। सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट। सेल्स में दो चीजें हैं, गुड्स के लिए सेल्स और एसेट के लिए सेल। जल्दी से इसका फॉर्मेट बना लीजिए और साथ साथ नोट करना है आपने इसके बाद। जी, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं आपके साथ। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जब हम सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो बेटा सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या? आपने गुड्स को बेचा, तो गुड्स को बेचने से अब आपके लिए इनकम होने वाली है, और जब इनकम होने वाली है तो इनकम का बैलेंस क्या होता है? इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। और जब आप गुड्स को बेचते जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, तो इसका मतलब इनकम हो रही है इंक्रीज। और जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करने वाले हैं? आप करेंगे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। अच्छा, क्या आपको इसके बदले में पैसा मिल गया? यस, पैसा मिल गया। इसका मतलब आपके एसेट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। और एसेट इंक्रीज पे क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डुअल एस्पेक्ट मत भूलिए, क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है। दो चीजें बढ़ रही हैं, दो चीजें कम हो रही हैं, पूरा ध्यान रखिए। डेबिट क्रेडिट उसी से निकल के आएगा। नीरज बेटा, मैंने कल पूरा शेड्यूल लिखा था लास्ट क्लास के अंदर, आपने शेड्यूल पढ़ा नहीं होगा ध्यान से, इसका मतलब। अच्छा बेटा, अगर मैं क्रेडिट की बात करता हूं, अगर मैं गुड्स क्रेडिट में बेचता हूं, तो गुड्स तो मैंने अभी भी बेचे, तो सेल्स तो मेरी अभी भी है, इनकम तो अभी भी बढ़ी, तो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा ही आएगा। लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है, पैसा मिलना है, पैसा लेना है। किससे लेना है? पैसा लेना होता है डेटर से। डेटर कौन है? डेटर वो पर्सन है जिसको मैंने गुड्स क्रेडिट पे बेचे हैं। तो डेटर्स से पैसा लेना है। डेटर्स मेरे लिए है एसेट, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो यहां पर डेबिट कौन होगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं, हम एसेट बेच रहे हैं। अगर हम एसेट बेच रहे हैं तो एसेट को बेचने वाला, एसेट को बेचने में आपके पास से एसेट जाएगा, मशीन चली गई, फर्नीचर चला गया, बिल्डिंग चली गई, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो जो भी एसेट जाएगा उस एसेट का नाम आएगा। लेकिन फिलहाल हम यहां पर क्या लिखेंगे? टू एसेट अकाउंट। गुड्स बेचने में सेल लिखते हैं क्योंकि गुड्स बेचना इनकम होती है, एसेट बेचना इनकम नहीं होती। एसेट बेचना एसेट कम होना होता है। और अगर कैश में बेच रहे हो तो पैसा मिल जाएगा, तो यहां पर साथ में कैश बढ़ जाएगा, तो कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगर यही एसेट आपने क्रेडिट में बेचा, यही एसेट आपने किसने बेचा? क्रेडिट में बेचा, तो पैसा मिला नहीं है, पैसा मिलेगा। और पैसा मिलेगा तो किससे मिलेगा? वहां पर था वेंडर, वेंडर का उल्टा होता है वेंडी। तो टू एसेट अकाउंट वेंडी डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे बेटा? वेंडी डेबिट करेंगे। वेंडी डेबिट टू एसेट अकाउंट। बोलिए बेटा, मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट इस चीज से? मैंने चारों एंट्रीज आपके सामने लिख दी है। इन चारों पॉइंट्स को लेकर कोई डाउट है मुझे बताइए। मुझे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको इसके साथ बताना है अभी। बताओ बेटा, कोई डाउट आ रहा है आपको इस चीज से तो बताइए मुझे। देव वर्मा, फिर से वही पॉइंट है बेटा, डेटर हम तभी यूज कर सकते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो। एसेट की सेल के लिए डेटर वर्ड यूज नहीं हो सकता। आप लिखना चाहें तो डेटर फॉर एसेट लिख सकते हैं, लेकिन लोग हमेशा पर्सन का नाम लिखते हैं या फिर वेंडी वर्ड लिखते हैं। बताइए, कोई डाउट तो नहीं यहां तक इस बात से? अब मुझे एक पॉइंट डिस्कस करना है, बहुत अच्छा पॉइंट है आपके साथ। आप सबने पहले शायद किया हो, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइएगा बहुत ध्यान से।
जब आप एसेट बेचते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि एसेट को बेचने में प्रॉफिट या लॉस हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉफिट या फिर लॉस। अब वो प्रॉफिट और लॉस जो है आपने आज तक ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब कभी भी अगर कोई एसेट बेची, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था डेप्रीसिएशन का, और अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो डेप्रीसिएशन वाला तो आपको यह याद होगा, वहां पर आप कोई मशीन बेचते थे ना, तो मशीन को बेचने में होने वाला प्रॉफिट और लॉस आपका हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया था। आपने हमेशा बाय प्रॉफिट एंड लॉस या टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था मशीन अकाउंट के अंदर। याद है आप सबको? तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जब हम एसेट को बेचते हैं तो एसेट को बेचने में होने वाला प्रॉफिट या लॉस क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। बहुत ध्यान सुनना, प्रॉफिट दो तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट, एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक रेवेन्यू प्रॉफिट और एक कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट होता है जो कि रेकरिंग इन नेचर से होता है। रेगुलर एक्टिविटीज की वजह से होता है, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस है। बेसिकली जो काम करते हैं उसकी वजह से जो आप कमाते हैं, जो प्रॉफिट होता है, वो आपके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट उसका उल्टा है, ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग का मतलब बार बार नहीं होता, ये इर्रेगुलर एक्टिविटी है। कभी कभी होता है ऐसा, आप रोज एसेट नहीं बेचते हैं, कभी होता है 4 साल 5 साल में एक बार 2 बार कभी आपने एसेट बेचा हो। और तीसरा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, हमारा काम नहीं है एसेट बेचना। ये हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस होता है। अब इससे होने वाला प्रॉफिट और लॉस जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, ये हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और जो ये वाला प्रॉफिट और लॉस होता है ये आपका ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व के अंदर। वो क्या होता है? आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होता है। जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप जब 12th क्लास में थे तो आपने जब शेयर फॉरफीचर करना सीखा था, तो शेयर फॉरफीचर के बाद उन्हें रीइश्यू करते थे तो उसमें जो प्रॉफिट आता था उसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर काम नहीं है, आप रोज किसी के शेयर फॉरफीट नहीं करते। तो ऐसी एक्टिविटी नॉन रेकरिंग होती है, इररेगुलर होती है, तो उनमें होने वाला प्रॉफिट भी नॉन रेकरिंग प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्या आपने यहां तक नोट भी कर लिया? तो प्लीज अगर नहीं किया तो जल्दी से नोट करिए। मेरा पॉइंट अभी शुरू नहीं हुआ, मुझे कुछ और बातें भी बतानी है। अब मेरा पॉइंट यहां से शुरू होता है बेटा, देख लो बेटा, किसी का नोट अगर नहीं हुआ है तो प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं इस चीज के लिए। कर दिया बेटा देव वर्मा, मैंने ऊपर कर दिया स्लाइड को। जो बच्चे नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट करिए। लो बेटा, मैंने प्रॉपर तरह से ऊपर कर दिया है। मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप अपने घर पे उस कमरे में बैठे जहां पर आपके घर के सबसे अच्छे नेटवर्क आते हैं,
और जितना हो सके थोड़ा सा बाहर की तरफ, जो बाहर का सबका बाहर कमरा है आपका, उसमें बैठें ताकि आपके नेटवर्क को लेकर कोई दिक्कत ना आए। यहां से हमारी तरफ से बिल्कुल सही तरह से क्लासेस पहुंचती हैं आपके पास। आपके पास नेटवर्क की कमी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि क्लास रुक जाती है या पोज हो जाती है या फिर स्ट्रीम नहीं आती। जो भी है वो इसके लिए आप कोशिश करिए, आप अपने घर के जितना भी बाहर वाला कमरा है या तो आप अपनी नेट स्पीड को बढ़ा लीजिए अगर बढ़ सकती है तो, और इन केस नहीं बढ़ती तो जहां वहां बैठिए जहां आपके घर पे सबसे अच्छा नेटवर्क आता हो। उदित पहले प्रॉफिट डिस्कस कर लें। पहले मैंने कहा था जब भागो मत आगे, जो बता रहा हूं उसमें डाउट निकाला करो पहले। बेटा आई होप आप सबका नोट हो गया है, तो मैं नीचे करूं स्लाइड को। अब मेरा एग्जाम्पल आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। उसी से आपका पूरा का पूरा पॉइंट बनेगा। ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब मेरा एग्जाम्पल आपके सामने है। एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए। एसेट खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना, लेट्स से 10% एसएलएम मेथड से, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपके पास एसेट की वैल्यू कितनी बच गई? 90। बेटा आपने एक और साल डेप्रिसिएशन लगाया 10% एसएलएम से, 10, वैल्यू कितनी बच गई? 80। ये अभी भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस ही है जो खर्चा हो रहा है। और फिर एक और बार आपने डेप्रिसिएशन लगाया 10% एसएलएम से 10, तो बच गई 70, और ये भी आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है। ठीक है बेटा। अब ये 70 रुपए की चीज मैं सेल कर रहा हूं 85 में। 70 रुपए की चीज मैंने कितने की बेची? 85 की बेची। जब मैं 70 की चीज 85 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा कितने का? 15 रुपए का। मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? 15 रुपए का। अभी आप नोट नहीं करेंगे, अभी आप सिर्फ सुनने समझने पे ध्यान देंगे। जब 70 रुपए की चीज मैंने 85 की बेची तो मुझे 15 रुपए का फायदा हुआ, और ये 15 रुपए का फायदा मुझे कहां ट्रांसफर करना है या ये किस तरह का प्रॉफिट है, मुझे ये समझाना है आपको। बहुत ध्यान से सुनना बात को। आपकी चीज कॉस्ट जो थी वो 100 रुपए की थी, 100 रुपए से वो 70 पे पहुंच गई, यानी कि 30 कम हो गई। 30 कम होने का रीजन क्या है? डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन कैसा एक्सपेंस था? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो जब आप एसेट को बेच रहे हो ना, तो 30 रुपए तक आप कुछ भी कमाएंगे तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। 30 के ऊपर कुछ कमाएंगे तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये 15 रुपए आपके लिए है रेवेन्यू प्रॉफिट और ट्रांसफर होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर मैं ये 100 रुपए की चीज 110 में बेचूं तो 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब 40 में फिर से सुनना ध्यान से, 30 रुपए जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, और जो 10 रुपए है वो कैपिटल प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैपिटल प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यही बात ध्यान रखनी है। 30 रुपए का जो डेप्रिसिएशन लगाया था ना, उस तक जो भी कमाओगे, 30 रुपए तक जो भी कमाओगे, वो सारा का सारा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है, और उसके ऊपर जो भी कमाओगे वो आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट है। अगर मैं आपको बोलूं कैपिटल प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटल प्रॉफिट होता है सेल वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट। अब सेल वैल्यू कितनी थी? 110, ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 100, तो 10 रुपए कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यस, इस तरह से काम होता है।
तो ये बहुत जरूरी है इस पॉइंट को समझना कि आपके बिजनेस में क्या रेवेन्यू प्रॉफिट है और क्या कैपिटल प्रॉफिट है। हाँ, ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि भाई मैं एक 100 रुपए की चीज लाऊं, एक 100 रुपए की चीज लाऊं और उसे बाद में 3 साल यूज करके 110 का बेच दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, किस जगह पॉसिबल है? जब आप कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बेचते हो, जैसे कि आप कोई लैंड बेचोगे तो लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, तो लैंड की वैल्यू 100 से ऊपर बिक जाएगी, तो उसमें होने वाला प्रॉफिट हमेशा कैपिटल प्रॉफिट होगा, उसमें कभी रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं आएगा। और इसके अलावा कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट है, आपके फोन है, मशीन है, फर्नीचर है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, ये सब डेप्रिशिएबल एसेट हैं और कभी भी अपनी कॉस्ट से ऊपर नहीं बिक सकते। ये तो ये वाली बात हो गई कि मैं 5 लाख रुपए की कार लाया और मैंने 6 लाख की बेच दी यूज करने के बाद, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये सिर्फ लैंड के केस में होता है जहां पर आपको कैपिटल प्रॉफिट होता है, बाकी हर जगह पर रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं। बोलिए बेटा, मुझे बताइए कोई डाउट है तो। यस रितेश बेटा, क्या नाम है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट तक एडजस्ट करते हैं, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कमाते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट में जाता है। उदित भाई तू रुक जाएगा, मैं तो बार बार बोल चुका हूं, मैं लॉस बाद में बताऊंगा, पहले प्रॉफिट कर लो और आप बार बार डिस्टर्ब मत करो बीच के अंदर, बाकी बच्चों को समझने दो पहले। नेहा बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना पॉइंट को। अगर आपके पास कोई एसेट है तो उस एसेट की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट के बाद आप 70 रुपए पे पहुंच चुके हो, तो 70 पे पहुंचने का 30 रुपए का मतलब था डेप्रिसिएशन का लगना। अब आप 30 रुपए तक जो भी कमाओगे वो सारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंस था। 30 से ऊपर जो भी कमाओगे वो आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा। तो आपके पास क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल मैंने डाले। अगर आप 85 में बेचते हो तो आप 15 रुपए जो कमा रहे हो वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैंने बनाया कि आप 110 में बेच रहे हो तो आप 40 रुपए कमा रहे हो, 40 में फिर से पहले 30 रुपए रेवेन्यू प्रॉफिट होंगे और बाकी के 10 रुपए कैपिटल प्रॉफिट होंगे। और कैपिटल प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। क्या आप सब नोट कर चुके हैं? मैं स्लाइड को नीचे कर दूं? बोलो बेटा, किसी का कोई डाउट है तो बताइए। नेहा बाकी पॉइंट्स अगर आपके छूट गए तो फिर आप वो बैकअप में देखना, क्योंकि अब वो बाकी वाले पॉइंट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वक्त पे। आपको उसके लिए बैकअप जो रिकॉर्डेड वीडियो चलेगी हमारी अपलोड हो जाएगी साइट के ऊपर, आप उसको वहां से दोबारा प्ले कर लेना एक बारी। अभी मुझे आगे बढ़ना होगा, आगे टॉपिक्स को डिस्कस करना होगा। हाँ, तो जो भी आपका छूट गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब रिकॉर्डेड बैकअप पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, तो आप वो पूरी वीडियो वहां से देख लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बेटा अब मैं लॉस की बात करूंगा। जब लॉस होता है बेटा, फिर से वही पॉइंट है, रेवेन्यू लॉस होगा या फिर कैपिटल लॉस होगा। रेवेन्यू लॉस होगा तो ट्रांसफर करेंगे कहां पर? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में। अगर लॉस हुआ तो रेवेन्यू लॉस है तो कहां जाएगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और अगर कैपिटल लॉस हुआ
तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व। वहां पर ट्रांसफर किया था, यानी कि वहां पर रिजर्व बनाया था, यहां पर रिजर्व से निकाल रहा हूं, रिजर्व को कैंसिल कर रहा हूं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। रेवेन्यू लॉस कब होगा? सेल ऑफ एसेट ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और नॉर्मली आपको लगता है कि हाँ एसेट बेचना पड़ेगा और नुकसान हो गया, तो वो नॉर्मल रेवेन्यू लॉस ही माना जाएगा। लेकिन कैपिटल लॉस कब होगा? सेल ऑफ एसेट या फिर लॉस ऑफ एसेट ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजंस, फॉर एग्जाम्पल लॉस बाय थेफ्ट ऑब्लिक फायर। आग लगने की वजह से खराब हो गया, चोरी हो गई, तो ऐसे कोई रीजन आएंगे तो इन दैट केस मैं बोलूंगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन है और इसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा है, तो वो आपका कैपिटल लॉस है। अदरवाइज नॉर्मली बेचना तो आपके लिए एक रेवेन्यू लॉस है और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ट्रांसफर एडजस्ट कर देते हैं। यस नेहा बेटा, हम सब जो पहली 5 क्लासेस हैं वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। 5 क्लासेस के बाद आपका ये ऑप्शन हट जाएगा, तो उससे पहले फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगली क्लास देखने के लिए। बताइए बेटा, नोट कर लीजिएगा प्लीज, साथ साथ कोई डाउट अगर है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें बता दी हैं, और मैं आप सबसे भी बोलना चाहूंगा कि जब मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं तो उसमें मैं दूसरा पॉइंट जबरदस्ती ऐड नहीं करूंगा, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। जब मेरा पॉइंट खत्म हो जाएगा तो मैं उसे अपने आप रिकवर करके एडजस्ट कर दूंगा कहीं ना कहीं से, लेकिन आप बीच में इस तरह के पॉइंट डालकर बाकी सबको कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपका हो चुका है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करूं। उदित बोलो बेटा, क्या डाउट है बताओ आप। बाकी बेटा मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं बेटा, बाकी सबसे पूछो, कोई डाउट है तो अगर मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। ये सफदर बेटा कह सकते हैं जो भी हमारा कैपिटल लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन की वजह से हो रहा है। उदित अगर बेटा कैपिटल रिजर्व नहीं है तो फिर आपके पास मजबूरी में आपको उसे प्रॉफिट एंड लॉस से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं जो उदित ने पूछा है। उदित कह रहा है कि सर अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो क्या करेंगे, तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ कैपिटल रिजर्व नॉट अवेलेबल इट कैन बी रिटन ऑफ
अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख लीजिए बेटा इस नोट को और डाल दीजिएगा ताकि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। उदित हमेशा ओल्ड एसेट ही सोल्ड करते हैं बेटा, न्यू एसेट कौन बेचता है? सिमरन बेटा आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो आर के मेहता क्लासेस का जो नंबर है आपके पास जो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है उस पे आप कॉल करके सारी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सब चीजें ऑनलाइन होनी है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आप सबने ये नोट कर लिया है। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपना जो अगला पॉइंट था उसको लेकर आ रहा हूं। गुड्स यूज फॉर अदर देन सेल पर्पस, ए पॉइंट है बेटा। बेटा गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब आपको डुअल एस्पेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? डुअल एस्पेक्ट। बेटा मैंने इनकम और एक्सपेंसेस या ऐसे पॉइंट्स को लेकर जो अपनी पहले की वीडियोस हैं उनमें डिस्कस कर रखा है। पहली 2 वीडियोस जो मैंने आपको बोली थी लास्ट क्लास के अंदर भी, उनके अंदर मैंने वो वाले पॉइंट भी डिस्कस कर रखे हैं कि आपके जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है या फिर क्या कहते हैं इनकम के पॉइंट से अक्रूड है या फिर आपका रिसीव्ड एडवांस है, तो ये सब चीजें आपकी मैंने वहां डिस्कस कर रखी हैं। आप इनकम एक्सपेंस के लिए वहां से देख सकते हैं। अब मैं वो पॉइंट उठा रहा हूं जो मैंने पहले डिस्कस नहीं कर रखा था यहां पे। तो बेटा गुड्स गिवन एज चैरिटी, बेटा इन केस कभी कभार ये बीच में अगर ऑफलाइन शो करता है आपको तो उसको बैक करके दोबारा रिफ्रेश कर लिया करो। कभी कभार कोई दिक्कत आ जाती है अगर, तो बैक करिए और रिफ्रेश कर लीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप वापस आप सब वापस आ चुके हैं। प्लीज एक बार बताइए मुझे कि आप सबको वॉल्यूम और वीडियो नजर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब गुड्स गिवन एज चैरिटी, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। आप जब गुड्स परचेज करते हो तो आपके एक्सपेंस जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इंक्रीज। आपके एक्सपेंस क्या हो जाते हैं? वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो आप डेबिट कर देते हो। किसे डेबिट करते हो बेटा? आप डेबिट करते हो परचेज अकाउंट को। लेकिन पॉइंट ये है कि वो गुड्स परचेज क्यों किए गए थे? बेटा गुड्स परचेज किए गए थे फॉर सेल पर्पस। और जब सेल पर्पस की बात आई तो जब आपने गुड्स को बेचा तो फिर आपने टू सेल्स लिखा, क्योंकि इससे आपकी इनकम इंक्रीज होती है और इनकम इंक्रीज पे हम क्रिएट करते हैं। अब ऊपर कैश आएगा या डेटर आएगा वो पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं। लेकिन पॉइंट तब आता है जब आप गुड्स को यूज करते हैं फॉर अदर देन सेल पर्पस, यानी कि आप जो खर्चा करके आए थे उस खर्चे को सेल नहीं कर आपने किसी और पर्पस के लिए यूज किया। और जब किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो जो खर्चा आपने किया था वो खर्चा वो काम का नहीं रहा, तो उस खर्चे को कम कर दीजिए। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज पे और डेबिट और डिक्रीज पे क्रेडिट। अब जब आप परचेज कर रहे थे गुड्स को बेचने के लिए, तो जब बेचा ही नहीं तो इसका मतलब वो आपका खर्चा भी नहीं रहा, और जब खर्चा नहीं रहा तो खर्चे को करिए कम। तो जब आप फॉर अदर पर्पस
अदर देन सेल पर्पस यूज करेंगे, तो बेटा दो चीजें हो रही हैं। आपका परचेज एक्सपेंस डिक्रीज हो जाता है। परचेज एक्सपेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से आप उसे करते हैं क्रेडिट। तो जब एंट्री बनेगी तो हम क्या लिखेंगे? टू परचेजेस अकाउंट। और डेबिट में क्या लेके आएंगे? आपने क्या किया है? आपने किया चैरिटी, और चैरिटी भी एक एक्सपेंस है। तो अब एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और ये एंट्री होगी कॉस्ट प्राइस के साथ, क्योंकि गुड्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही शो होते हैं। तो ध्यान से सुनना, समझना। आप अगर गुड्स को लाकर बेचते हो तो सेल लिखते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर आप गुड्स को लाकर उसको बेचते नहीं, किसी और पर्पस के लिए यूज करते हो, तो इन दैट केस आप अपना एक्सपेंस जो परचेज के नाम से डेबिट किया गया था उसे कम करोगे, उसे क्रेडिट करोगे, ताकि आपका एक्सपेंस कम हो जाए और आपकी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड हो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नोट कर लीजिए एक बारी। कोई डाउट है तो बताइए मुझे, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना मैं अगला पॉइंट ऑफ बी जो इसका है उसको डिस्कस करूंगा। हिमांशु ने बोल दिया बेटा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करिए। बेटा नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया आपने तो। बाकी सब बच्चे भी नोट कर लो बेटा जल्दी से एक बार। लो बेटा मैंने स्लाइड अप कर दी है, और मैं फिर अब बी पॉइंट लिखूंगा। बेटा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये मेरा अगला पॉइंट होगा। और ध्यान रखना, अब जब जब गुड्स यूज होंगे फॉर अदर देन सेल पर्पस, आप हमेशा यही एंट्रीज करने वाले हैं। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं, और डेबिट में उस एक्सपेंस को लेके आने वाले हैं जिस पर्पस के लिए आपने उस गुड्स को विड्रॉ किया है। यह शुभम बेटा मैं सारे पॉइंट कवर करने वाला हूं, आपके सामने सारे पॉइंट लिखे जाएंगे, आप फिक्र ना करो। जितना बेसिक आपने सुना भी नहीं होगा उससे ज्यादा बेसिक कराऊंगा मैं आपको। बेफिक्र रहो इन चीजों को लेकर। अकाउंट्स आपकी मेरे हाथ में है। अकाउंट्स के मतलब आपके लिए अब सीए जितिन त्यागी है, और वो हर एक चीज आपको इतनी अच्छे से कराने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपको कितना अच्छा समझ में आएगा। अब बेटा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बेटा परचेजेस फिर से कम हो रही हैं। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे फिर से, और डेबिट में क्या आएगा? फ्री सैंपल, या फिर एक और अकाउंट आप लिख सकते हो। कौन सा अकाउंट लिख सकते हो बेटा? अगर आप किसी को फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप अपने गुड्स का प्रमोशन कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो एंट्री होती है फ्री सैंपल या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और वो भी कौन से प्राइस से होती है? वो भी होती है कॉस्ट प्राइस के साथ। बोलो बेटा ये एंट्री समझ में आती है? कोई डाउट है तो बताइए। आर्यन बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये इसमें बेसिक बहुत ज्यादा है और मैं इसको बहुत डिटेल में कराता हूं, तो आप बेफिक्र होकर करो।
बेटा मैं सी पॉइंट पे लेके चल रहा हूं। गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। बेटा अब एंट्री क्या होगी, फिर से परचेजेस अकाउंट, लेकिन अब डेबिट में क्या लिखेंगे, अब डेबिट में लिखेंगे बेटा ड्रॉइंग्स, कॉस्ट प्राइस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस फिर से एक्सपेंस कम हो रहा है इसलिए, और ड्रॉइंग्स आपका पर्सनल है इसलिए कि आप पर्सनल यूज के लेके गए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। यस कीर्ति बेटा बिल्कुल ठीक। गुड्स की परचेज कॉस्ट, बेटा गुड्स की कॉस्ट प्राइस के अंदर सिर्फ परचेज प्राइस ही आता है, बाकी खर्चे अलग से रिकॉर्ड होते हैं। बेटा डी पॉइंट आ रहा है आपके सामने, गुड्स यूज टू मेक एन एसेट। मैंने अपने गुड्स को यूज कर लिया एसेट की तरह या फिर एसेट बनाने की तरह। मुझे कोई अपने पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं भाई वुड खरीदता हूं, लकड़ी खरीदता हूं, जिससे मैं फर्नीचर बनाता हूं और फर्नीचर को बेचता हूं, लेकिन वो फर्नीचर मैंने बेचा नहीं, मैंने अपने ही ऑफिस में यूज कर लिया, तो मेरे पास से फिर से क्या हुआ, एक ऐसा यूज हुआ जो कि मुझे सेल नहीं, मुझे अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, और डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा बेटा एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हाँ बेटा डी पॉइंट कवर हो चुका है। डी पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है बताना मुझे। ई पॉइंट पे मैं लेके आता हूं। गुड्स अगर लॉस्ट हो जाएं ड्यू टू फायर ऑब्लिक थेफ्ट, ड्यू टू फायर ऑब्लिक थेफ्ट, अगर आपके गुड्स चोरी हो जाएं आग लगने की वजह से, चोरी हो जाएं या फिर आग लगने की वजह से खराब हो जाएं, तो इस वजह से आपका नुकसान हुआ, तो इसका मतलब आपके गुड्स का फिर से एक्सपेंस कम हो गया, तो परचेजेस अकाउंट तो फिर से कम क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन जो एक्चुअल लॉस हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर ऑब्लिक थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री फिर से किस प्राइस से आएगी, कॉस्ट प्राइस से आएगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन हैं जहां जहां पर आप अपने गुड्स को यूज करोगे फॉर अदर देन सेल पर्पस। ऋषभ मैंने गुड का बेटा उसका एग्जाम्पल दिया आपको, वैभव, जब भी आप अपने जो लकड़ी वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप लकड़ी खरीदते हो किसके लिए, कि आप फर्नीचर बनाओगे, लेकिन फर्नीचर बनाकर आपने फर्नीचर को बेचा नहीं, आपने अपने ऑफिस में ही रख लिया, टेबल बना लिया, सोफा बना लिया, तो इस तरह के एग्जाम्पल में आपका वो पॉइंट काम आता है। यस बेटा ऋषवम, अगर मैं गुड्स टेकन बाय वर्कर की बात करूं तो डिपेंड करता है कि आपने उसको ऐसे ही दे दिया या फिर प्रॉफिट कमा कर दिया। अगर प्रॉफिट कमा कर दिया तो सेल प्राइस पे जाएगा। एक सी
फुल स्क्रीन लगा दो एक बार, जो नोटिंग वाली शीट है वो लगा दो फुल। पोज हो रखा है ना? बेटा स्ट्रीम ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन नहीं हुआ है इस वक्त पे, सब आपके सामने है। आई होप आप सबका यहाँ तक नोट हो चुका है बेटा। अब मैं आगे कर रहा हूँ और मुझे अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। तो मैं आपके सामने वो स्लाइड लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चंस कराने के लिए। अब ले आओ। लो बेटा, मैंने आपके सामने अब स्क्रीन पर ओपन कर दिया है जो क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। अब कुछ एंट्रीज आपके सामने आई हैं। मैंने आपको ना कुछ एग्जांपल्स दिए कंप्लीट ओमिशन के। अब आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया है, आपको कैसे कैसे करना है अब वो हमें समझना होगा। आपके सामने स्क्रीन पर हैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस। आप एक एक करके मेरे साथ डिस्कस करेंगे, आप मुझे बताएंगे क्या क्या करना है इसके अंदर हमने। क्या आप सब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं? सब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप सब? यस वैभव बेटा, अभी करना है हमें क्वेश्चन, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम ये वाले। बेटा मुझे फर्स्ट पॉइंट की एंट्री बता रहे हैं आप सब। फर्स्ट पॉइंट की एंट्री क्या होगी? फर्स्ट पॉइंट की एंट्री बेटा आप सब बाकी सब शुरू कर दीजिए प्लीज। सबके सामने क्वेश्चन खुला हुआ है, क्वेश्चन को शुरू कर दीजिए करना। शुरू कर दो बेटा, क्वेश्चन 1 करना शुरू कर दो। बेटा अपनी अपनी कॉपीज में करने हैं, 10 पॉइंट्स हैं, खुद अपनी कॉपीज में करना शुरू कर दीजिए। यहां मत लिखो, यहां मत लिखो, मुझे अभी नहीं चाहिए आपसे। आप सिर्फ अपने कॉपीज में करना शुरू कर दीजिए, फिर मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्या सही क्या गलत, फिर मैं एंट्रीज लिखूंगा आपके साथ।
अपनी कॉपीज में लिखते जाइए बेटा, एक एक चीज अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं इस चीज के रिगार्डिंग। लगा देना फुल स्क्रीन पे एक बारी। हाँ, हाँ बेटा, बाकी सबके 10 पॉइंट हो चुके हैं पूरे के पूरे। क्या आपके 10 के 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए? चंदर के हो चुके हैं बेटा 10 के 10 पॉइंट्स। बाकी सबने कर लिए, ईशा ने भी कर लिए हैं 10 के 10। तो अब मैं भी करना शुरू करता हूं, चेक करते हैं कि आप सबके आंसर सही हैं गलत हैं। सबसे पहला पॉइंट जो था बेटा वो गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर था फॉर ₹1000। अब मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 की जो एंट्री होगी सिमरन ने भी कर लिए, दिवाग्या ने भी कर लिए हैं, मनीष ने भी कर लिए हैं, आर्यन ने भी कर लिए। तो यहां पर जो पहली एंट्री आई थी वो क्या आई थी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, और ये कितने अमाउंट से थी बेटा? ₹1000 से। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं तो सेकंड पॉइंट के अंदर था गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹200 नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स गिवन एज चैरिटी, बेटा अब एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और ये कितने अमाउंट का था? ये था ₹200 का। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कितने रुपए से? ₹200 के साथ।
उसके बाद थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करेंगे गुड्स सोल्ड टू रमेश नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर 500 रुपए। बेटा गुड्स सोल्ड टू रमेश, सेल की एंट्री बतानी है। क्या एंट्री होगी? रमेश डेबिट टू सेल्स। मैं एक बार सारे पॉइंट्स कर दूं, उसके बाद आपका कोई डाउट होगा तो उसको डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल मैं सारे पॉइंट पहले कर रहा हूं। 500 रुपए। फोर्थ पॉइंट बेटा, गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज ₹700 नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ किया गया जिसको कहीं रिकॉर्ड नहीं किया। इसकी एंट्री हमने अभी सीखी। क्या एंट्री होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना? 700 रुपए। पहले 4 पॉइंट हो चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट बेटा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अजय ₹200 बिकम बैड डेट्स नॉट रिकॉर्डेड। 200 रुपए के बैड डेट्स हो गए, अजय से पैसा लेना था। बेटा डुअल एस्पेक्ट, बैड डेट्स हुआ, नुकसान हुआ, एक्सपेंस हुआ, डेबिट करेंगे। अजय से लेना था, अजय डेटर था, डेटर कम हुआ, एसेट कम हुआ, क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी क्या? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। और कितने रुपए से बेटा? 200 रुपए से। 6 पॉइंट बेटा, हम 6 पॉइंट पे आ चुके हैं। 6 पॉइंट हमारे पास है कैश रिसीव फ्रॉम हरी 500 नॉट रिकॉर्डेड। हरी से कैश रिसीव हुआ है 500 रुपए जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर। और ये पिछले साल में बैड डेट्स रिकॉर्ड हुआ था। तो बेटा आज बैड डेट्स का पैसा अगर आपको मिल जाता है तो बैड डेट्स रिकवर की एंट्री करनी होती है, और वो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। आप हरी नहीं लिख पाएंगे, नाम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये इनकम है आपके लिए। पिछले साल का डूबा हुआ पैसा इस साल मिल जाए तो वो आपके लिए बैड डेट्स रिकवर इनकम है, और इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर कितने रुपए से बेटा? 500 रुपए से। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। गुड्स वर्थ ₹350 सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स 350 रुपए के गुड्स हरी को बेचे, वर ओमिटेड फ्रॉम अकाउंट्स। आप रिकॉर्ड करना भूल गए, ये गलती है। ऑल्दो गुड्स बेचने के बाद हरी से पैसा आ चुका है, कैश रिसीव सब्सिक्वेंटली फ्रॉम हिज स्टैंड्स पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। जो पैसा हरी से आया वो आप एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हो, उसके अकाउंट में क्रेडिट भी कर चुके हो। आपने क्या नहीं किया? जो गुड्स आपने बेचे थे, तो गुड्स बेचने की एंट्री रहती है। तो एंट्री क्या होगी? हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 350। 7 पॉइंट तक मैं करा चुका हूं। आपके जो भी डाउट होंगे मैं अभी थोड़ी देर में लूंगा। पहले 7 तो पूरे सारे 10 के 10 पॉइंट कंप्लीट करा दूं। बेटा गुड्स रिटर्न बाय अमित 500 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? गुड्स रिटर्न बाय अमित। अमित हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब हमने उसे गुड्स बेचे होंगे, तो ये सेल्स रिटर्न है। और सेल्स रिटर्न से इनकम होती है कम, और सेल्स रिटर्न से इनकम कम होगी तो वो डेबिट किया जाएगा। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित 500 रुपए से। उसके बाद 9th पॉइंट बेटा, गुड्स रिटर्न टू शर्मा 400 रुपए नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। बेटा गुड्स रिटर्न टू शर्मा, अब हमने रिटर्न किया है, और हमने रिटर्न किया है तो इसका मतलब हमने पहले खरीदा होगा। परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न से एक्सपेंस होता है कम, इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी शर्मा डेबिट टू परचेज रिटर्न 400 रुपए से। शर्मा डेबिट टू परचेज रिटर्न। और 10th पॉइंट बेटा लास्ट पॉइंट है, डेप्रिसिएशन लगाया फर्नीचर के ऊपर 500 रुपए, लेकिन अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। डेप्रिसिएशन लगाने से क्या होता है? फर्नीचर की वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन को करेंगे डेबिट, और एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए उसे करेंगे क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने अमाउंट से? 500 रुपए से।
बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। यहां तक कोई भी डाउट है आपको तो बताइए। मैंने 10 के 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी चीज पॉइंट में दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। बोलो बेटा, किसी भी पॉइंट में डाउट है? पॉइंट नंबर बताइए मुझे। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किस पॉइंट में डाउट है? मैं पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से आपके लिए। और देव को 9 मार्क्स मिले हैं, 10 सेवेंथ गलत, 7th में डाउट है। प्रगति को 5th में डाउट है, अनिकेत को 9th में, अभी को 7th में, 7 7 7, मोस्टली 7 पॉइंट्स में डाउट है। एक बार ऊपर से चेक करते हैं। 5th पॉइंट में डाउट है किसी बच्चे को? प्रगति को 5th में डाउट है, 8 और 9 में डाउट है। तो बेटा 5th 7th 8th और 9th, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब। पहले आप सब सुनेंगे 5th का पॉइंट। 5th पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं बेटा। देखो, अजय कौन था? हमारा डेटर, और डेटर से पैसा नहीं मिल रहा, नॉन रिकवरेबल अमाउंट है। नॉन रिकवरेबल अमाउंट की वजह से ये बन गए बैड डेट्स। और बैड डेट्स हमारे क्या क्या करता है? एक्सपेंस को इंक्रीज करता है। बैड डेट्स हमारे लिए क्या है? खर्चा, नुकसान बढ़ गया, नुकसान हो गया। और दूसरी तरफ ये हमारे डेटर्स को कम कर देता है। डेटर से पैसे अब नहीं मिलेंगे, डेटर कम हो जाएंगे, और एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और डेटर को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय आपके पास एंट्री बन जाएगी। फिर ऑफलाइन हुआ है। आ गया बेटा, ऑनलाइन आ चुका है सब कुछ। रिफ्रेश कर लिया करो, एक बार बैक जाकर दोबारा से रिफ्रेश कर लिया करो। बेटा ऑनलाइन है इस वक्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सब ऑनलाइन है इस वक्त पे। हाँ बेटा देखो, 5th पॉइंट से कोई डाउट है बताइए। 5th पॉइंट से कोई डाउट है? मैंने अजय वाला पॉइंट, डेटर वाला पॉइंट एडजस्ट कर दिया आपके सामने। फिर ऑफलाइन हो गया।
मैं बेटा एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। अजय हमारे लिए एक डेटर था और डेटर हमारे पैसे नहीं दे रहा है, जिस वजह से वो हमारा नुकसान बन जाता है। और वो हमारे लिए जो बैड डेट्स बनते हैं, बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ डेटर कम हो रहे हैं, इसलिए हमने डेटर को भी क्रेडिट कर दिया है। तो एक्चुअली में एंट्री क्या बनी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अजय। ठीक है बेटा, अब मैं फिफ्थ के बाद सेवेंथ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेवेंथ पॉइंट की बात करूं तो सेवेंथ पॉइंट था कि हमने हरी को गुड्स बेचे। बेटा हरी को गुड्स बेचने की एंट्री होती है हरी डेबिट टू सेल्स, हरी डेबिट टू सेल्स। हमने ये एंट्री नहीं करी। अच्छा, उसके बाद हरी से पैसा आना था, वो पैसा आया, हमने वो लिख भी लिया, वो रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन क्या नहीं किया? हरी को गुड्स बेचे वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। और जब हरी को गुड्स बेचे वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसे रिकॉर्ड करो ना। उसे रिकॉर्ड करने के लिए क्या करोगे? हरी को डेबिट करोगे टू सेल्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। भाई सेल की एंट्री रिकॉर्ड नहीं है, सेल को रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया जाएगा इसके अलावा। बोलो बेटा, सेवेंथ पॉइंट तक क्लियर हो गया सबको? सेवेंथ पॉइंट तक क्लियर है? अब मैं 8 और 9 एक्सप्लेन करूंगा। 8 पॉइंट था सेल्स रिटर्न और 9th पॉइंट था परचेज रिटर्न। 8 पॉइंट था सेल्स रिटर्न, 9th पॉइंट था परचेज रिटर्न। सिक्स पॉइंट बेटा उदित, 6 पॉइंट के अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर आएगा, क्योंकि आपको पिछले साल का पैसा मिल गया है जो अब आपके लिए इनकम बन गई है। तो पैसा आया है तो कैश डेबिट, एसेट इंक्रीज हुआ है, और इनकम आई है तो इनकम क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। यह सभी जो पोस्टेड टू क्रेडिट बोल रहा है, इसका मतलब आपने उसके लेजर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अब आपको उस अकाउंट में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है, बाकी हो चुका है। यह सभी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब बेटा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का समझिए। बिजनेस जब गुड्स सोल्ड करता है तो ये हमारे लिए बनता है डेटर, और अगर डेटर गुड्स रिटर्न कर दे तो हमारे डेटर, देखो सेल करने में डेटर बढ़ता है और गुड्स रिटर्न करने में डेटर कम होता है। डेटर कम होता है, डेटर कौन होता है? डेटर होता है एसेट, एसेट कम होगा तो डिक्रीज, डिक्रीज कर क्रेडिट करेंगे टू डेटर, और डेबिट में कौन आएगा? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। जिस केस में एंट्री बनेगी अमित के साथ, एंट्री क्या बनी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित। कितना अमाउंट था? 500 रुपए। ये हमारा 8th पॉइंट, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। 8th पॉइंट देख लीजिए, 8th पॉइंट।
सफदर बेटा अगर आप सेम ईयर में अगर बैड डेट्स रिकवर कर रहे हो तो इसका मतलब आप बैड डेट्स बुक कर चुके थे, तभी आप बैड डेट्स वर्ड बोल रहे हो, तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स होगा। नीरज ने बिल्कुल ठीक बताया है। बोलो बेटा 8 पॉइंट तक कोई डाउट तो नहीं। 9th पॉइंट की बात करूंगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस है, अब हम इससे कर रहे हैं परचेज, और ये हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, और जब क्रेडिटर बढ़ जाएगा तो हमें उसको पैसे देने हैं बेसिकली। लेकिन अगर हम गुड्स रिटर्न कर दें, अगर हम क्या कर दें, गुड्स रिटर्न कर दें, तो इससे हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे। और अगर क्रेडिटर कम हो जाएंगे तो क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। इंक्रीज पे क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज पे डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनती है क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। किस वजह से कम हुए क्रेडिटर? परचेजेस की वजह से कम हुए, तो क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। और एंट्री यहां क्या बनी? एंट्री बनी गुड्स रिटर्न टू शर्मा था ना, तो एंट्री बनेगी शर्मा डेबिट टू परचेज रिटर्न 400 रुपए से। तो शर्मा डेबिट टू परचेज रिटर्न आपके सामने मैंने ये भी लिख दिया है। बोलो बेटा ये चीज भी क्लियर होती है आपको? सिमरन शर्मा डेबिट टू परचेजेस नहीं लिखेंगे बेटा, परचेज रिटर्न है, क्योंकि परचेज रिटर्न की अपनी एक पूरी बुक बनती है, तो आप उसको परचेज रिटर्न के नाम से लिखते हैं, ना कि परचेज के नाम से। हाँ ये जरूर है कि परचेजेस में से बाद में परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है, लेकिन अभी आपको जब रिकॉर्ड करेंगे तो शर्मा डेबिट टू परचेज रिटर्न के नाम से करेंगे। बताइए कोई डाउट है तो बताइए यहां तक। सफदर बेटा ये डिपेंड करता है आपके गुड्स जहां से आपने परचेज किए हैं वो कैश में रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, ये पॉइंट पे लेकर हमारा कोई डिस्कशन हो नहीं सकता, क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। बट अगर वो कैश का परचेज रिटर्न होगा तो फिर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, फिर कैश के अकॉर्डिंग डील करेंगे। प्रगति अगर डेटर आपका पैसा नहीं देगा, डेटर कम हो जाएगा, तो जो बैड डेट्स की वजह से डेटर कम हो रहे हैं, तो इसलिए आपको डेटर को क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप आप सबको क्लियर है अब यहां पर ये वाला पार्ट। आज क्लास के बाद मैं आप सबके लिए एक ग्रुप बनाऊंगा, मैं यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अकाउंट्स में ऐड होने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करना है, कोई कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप करना है। और उसमें क्या लिखना है? हाय ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर अपना नेम और प्लेस लिखना है। ये चीजें लिखकर आप एक मैसेज भेजेंगे इस नंबर पर, और फिर हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जो अकाउंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप होगा। मैं इसमें नोट्स डालूंगा आज, और मैं आपको बता दूं कि आपका एक क्वेश्चन होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जो ये शीट आपको मिलेगी ना ग्रुप के अंदर, उसके बाद यहां पर
पेज नंबर 30 बुक का ये होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये ऐड करने के लिए ग्रुप के अंदर मैं आपको ये शीट भेजूंगा ताकि आप वहां पर ऐड हो जाएं और आप क्वेश्चंस को घर से भी कर पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आपने घर से करना है और मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को लेकर। नंबर मैंने फिर से एक बार शो कर दिया है, इसको कर लीजिए। 10 मिनट के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी जो लॉ की होगी, सबने अटेंड करनी है और जल्दी से ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा आपका, यहां पे फिर हम आपको ऐड भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नया आगे का एक और पार्ट शुरू करेंगे। हमने कंप्लीट ओमिशन के पार्ट को डिस्कस कर लिया है। आपके डाउट्स वगैरह लूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसके बाद पार्शियल ओमिशन के टॉपिक को समझाऊंगा और पार्शियल ओमिशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने पास एरर ऑफ प्रिंसिपल के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, आज क्या डेट है बेटा, 28, हम 30 मई को मिलने वाले हैं, यानी कि परसों सुबह 9 बजे। सिमरन बेटा, ये जो हमारी बुक है जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, हमारे नोट्स हैं जो जिसके बेसिस पर आप अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिर तो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। लॉ की क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा। बाय बाय।